अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत। नाज़रीन, आज के अगर हम दिन की बात करते हैं तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर कोई इतनी खास तौर पे कोई एक्टिविटी तो हमें होती नजर नहीं आई, लेकिन ज्यादातर जो चीजें जो थी वो गुज़श्ता से पेवस्ता ही हमें वो नजर आ रही थी। अभी जब हम चीजों को देख रहे थे तो उसके दौरान में एक ऐसी चीज जो थी जो मैं चाह रहा था कि आज जो है हम अपने नाज़रीन के साथ जो है वो बैठ के डिस्कस करें या उनके सामने एक ऐसे पॉइंट को हम लेके आए। जैसे कि हमने, अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि 1 जनवरी या कह लें या 31 दिसंबर को जो हमारा को लास्ट जो गुज़िश्ता साल जो था, हमने जब अपना प्रोग्राम किया था, साल का आखिरी प्रोग्राम था, तो उस प्रोग्राम के अंदर हमने चीजों को डिस्कस किया था कि अब तक हमारी जो हुकूमतें हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं, जितनी भी हैं, उनकी कारकर्दगी क्या रही। ऐसे कौन कौन से काम थे जो कि उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि वो लेके आए। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला है बेरोजगारी का। अब कौन सी हुकूमत है, चाहे वो सूबाई हुकूमत है या वो वफाकी हुकूमत है, जिसने कि अब तक के जो अवाम को इस अफरियत से या इस प्रॉब्लम से उसको छुटकारा दिलाने की कोशिश की है। कहने को तो हमेशा जो भी हुकूमत जो है वो अपना मैनिफेस्टो जब लेके आती है इलेक्शन, जब वो कोई भी पार्टीज जो है अपना मैनिफेस्टो जब लेके आती है इलेक्शन के लिए, तो उसमें बबांगे दोहल उसमें दावे किए होते हैं कि जनाब ये मसाइल हैं, ये चीजें जिनको हम दूर करेंगे। और उसमें सबसे पहले जो होता है बेरोजगारी को दूर करने का उनके पास जो एक नुस्खा तीर हदफ भी होता है। लेकिन जब हुकूमत में वो आ जाते हैं, कोई भी पार्टी अगर वो हुकूमत में आ जाती है, अगर उसको मैनिफेस्टो पे जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हालात ऐसे नहीं है, हालात ऐसे हैं। तो अब बात प्रॉब्लम ये आती है कि अवाम जो है वो तो अभी तक, इसका मतलब है कि वो अब पाकिस्तान 1947 से लेके, अगर मैं आज के दिन की बात करता हूँ, तो अभी तक जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो है हालात की जानिब भी देख रहे हैं। हमें ये कहा जाता है कि हालात बहुत नाजुक हैं। हालात कब तक, कौन सा ऐसा वक्त था, कौन सा ऐसा दौर था जिसमें हालात नाजुक नहीं थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेके अगर मैं आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक की हुकूमत की जानिब देखता हूँ तो हमेशा हमें बताया जाता है कि हालात बहुत नाजुक हैं। आसफ अली जरदारी साहब जब पहली दफा जब सदर की सीट पे आके बैठे तो उस वक्त हमें बताया गया कि हालात बहुत नाजुक हैं। इमरान अहमद खान नियाजी साहब जब मसनद वजारत आला पे आके बैठे तो हमें बताया गया हालात बहुत नाजुक है। अगरचे कि उस दौर में हमें यह बताया जा रहा था कि 1 करोड़ नौकरियां जो है वो तो आपको, आप ये जिसे पंजाबी में कहते हैं कि वट ते पैया ने, कि आप हाथ लंबा करेंगे और वो आपके पास आ जाएंगी, लेकिन वो नौकरियां कहाँ हुई। ठीक है, उस वक्त हालात फेवरेबल नहीं थे क्योंकि कोरोना आ गया। पूरी की पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी और पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक थे वो डीएस्केलेशन की तरफ जाना शुरू हो गए थे, यानी कि उनको डाउनवर्ड मूवमेंट उनकी शुरू हो चुकी थी। तो वहां पे फिर कौन सी ऐसी इंडस्ट्री चल सकती थी जहां पे कि खपाया जा सकता हो। इसी तरह अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो राइट नाउ जो इस वक्त हुकूमत है उसकी जानिब से भी हमें एक ही बात बताई गई थी कि अगर वो जब हुकूमत में आएंगे, मैं मुस्लिम लीग नून की बात करता हूँ, उसी तरह पीपल्स पार्टी की भी जाए, क्योंकि इस वक्त वो भी उनके साथ उसी तरह बराबर के हिस्सेदार, अगर वजारतों के हिसाब से तो ना सही, लेकिन हुकूमत बनाने में उनका भी उतना ही हिस्सा है जितना कि मुस्लिम लीग नून का है। क्योंकि सबसे बड़े जो सेकंड मोस्ट जो शेयर होल्डर्स हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और दोनों जमातों के अगर हम मैनिफेस्टो की जानब देखते हैं तो हमें वहां पे एक चीज बड़ी क्लियर नजर आती है, वो आती है गुर्बत में कमी और अवाम के लिए रोजगार का अच्छे वसाइल पैदा करना। लेकिन अभी तक क्या हुआ वो आपके सामने है। अगर हम किसी और बात की नहीं करते, ज्यादा हम इधर उधर की बातें नहीं करते, तो तालीम के मामले में हमारी वफाक जो है वो क्या कर रहा है और हमारे सूबे क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हमें ये कहा जाता है कि जनाब हमने इतने जो है वो बजट जो है हमने उसको बढ़ाना है तालीम के लिए, लेकिन उसके मुकाबले में जो चीज बढ़ती है वो शायद के पीनट से भी थोड़ी कम ही होती होगी। पीनट तो शायद उससे भी बड़ी होती हो, जो कि हम एक ही दफा हल्का सा मुंह में डाल के और उसको चबा चबा के निकल जाते हैं। लेकिन साथ के साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जनाब ये हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हमारी मसाइल ऐसे हैं, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी चीजें चाहिए होती हैं। फिर हमें यह बताया जाता है कि कानून और उसकी अमलदारी के लिए, पासदारी के लिए और अवाम को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करने के लिए हम ये काम करेंगे और उसके लिए इतना बजट एलोकेट होगा। मैं सूबाई इलाकों की बात करता हूँ या मैं शहरी इलाकों की बात करता हूँ, बॉर्डर्स को निकाल के अगर मैं बात कर रहा हूँ तो, क्योंकि बॉर्डर्स जो है उसके ऊपर तो किसी किस्म का कोई
चेक यानी कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क होगा, हमारी जुग्राफियाई सरहदें महफूज होंगी तो हम होंगे, और हम रहेंगे तो हम इस तरह की चीजों के ऊपर लड़ाई भी करेंगे, आपस में बैठ के एक दूसरे का सिर फटोल भी करेंगे और एक दूसरे पे सवालात भी पूछेंगे और उन एक दूसरे पे इल्जामात भी लगाएंगे। इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ सूबाई हुकूमतों की जानब से, तो उन्होंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कैसे किया, उन्होंने क्या सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स जो है उनको चालू किया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से कौन कौन से ऐसे सूबे हैं और सूबों के कितने शहर जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं कि अगर खुदा न खास्ता एक जो है वो कानून तोड़ने वाला कोई शख्स जो है या अवाम की जानो माल का नुकसान करने वाला शख्स है, उसको ट्रैक करने के लिए जो इंतजाम हुए हैं वो कहाँ तक हुए हैं और कितने मौसर है वो इंतजाम है। पंजाब की जानब अगर हम देखते हैं, हम सिंध की जानब देखते हैं, केपीके की जानब देखते हैं, बलोचिस्तान की जानब देखते हैं, या बाकी दीगर जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है उसकी जानब हम देखते हैं, तो ये चीज भी रही। अगर हम देखते हैं वफाक की जानब, अगर हम देखते हैं तो वफाक की जानब से अगर जो बात हुई है तो वो माली साल के पहले जो 8 माह जो थे, यानी कि जुलाई से लेके आज के दिन तक की, अगर ये इस हफ्ते की तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारा जो है वो करंट अकाउंट खसारा जो था वो तकरीबन $700 मिलियन हुआ है। अब वो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हुआ है, ये जैसे कि नाज़रीन आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, करंट अकाउंट जो है जब आप चीजों को इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, उसका जो डिफरेंस आता है उसको हम करंट अकाउंट बोलते हैं। एक दफा पाकिस्तान के अंदर हुआ था कि करंट अकाउंट जो था वो हमारा पॉजिटिव हुआ था। उसकी रीजन ये थी कि कोरोना जो था उसका बहुत बुरी तरह हालात, उसने हर चीज जो थी वो जकड़ के रखी हुई थी पाकिस्तान के अंदर। बाकी चीजें इंपोर्ट तो नहीं हो रही थी, यानी कि पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर पैसों की रेल पेल हो रही थी, अमदाद की शक्ल में, फंड्स की शक्ल में। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक गवर्नमेंट ने, इमरान अहमद खान न्याजी साहब की, यानी कि तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट थी, उसने जो इंपोर्ट्स के ऊपर जो थी वो पाबंदी लगा दी थी और सिर्फ एक्सपोर्ट चल रही थी। वो भी एक बहुत बड़ा मसला पैदा हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो जरूरी और इंतहा से ज्यादा, जैसे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, इस तरह की जो केमिकल्स और इंपोर्ट मशीनरी वगैरह थी, उसकी इंपोर्ट पे भी जब पाबंदी लग गई तो पाकिस्तान से ज़र मुबादला बाहर जाना रुक गया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमारे बैरून मुल्क मौजूद मेहनत कश अवाम है, जब वो वहां से मुसलसल पैसे भेज रहे थे, क्योंकि उन्होंने तो भेजने पैसे, तो हम उस वक्त भी एक हमारा जो था वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, या ये कह लें कि हम करंट अकाउंट हमारा उस वक्त पॉजिटिव हुआ था, प्लस में गया था। और अब अगर बात करते हैं तो गुज़िश्ता 8 साल के दौरान में तकरीबन $700 मिलियन का करंट अकाउंट का खसारा है। और ये इसके ऊपर क्या करेंगे, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि तजारत हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे और इंपोर्ट के ऊपर इतनी ज्यादा हमारा जो है वो तमाम तरह हम लोग उसके ऊपर रिलाई करके क्यों बैठे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये सिर्फ सूबे का सॉरी वफाक का नहीं, ये सूबों का भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पैसे जो है वो चाहे सूबे से निकलें या वफाक से निकलें, अगर वो बैंक के थ्रू नहीं जा रहे होंगे तो उसमें टैक्सेशन या बाकी जो जरूरी कटौतियां वो नहीं होंगी, जिसके वजह से हमारा जो बजट है वो यकीनी तौर पे डैमेज होता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो थी, जो कि अभी गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हमने देखी कि मशरक़ वुस्ता के अंदर जो होने वाला एक मसाइल थे, जंग के मसाइल थे, जिस वजह से जो है हालात बहुत ज्यादा गंभीर होते हुए नजर आए। उससे बचने के लिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की जो राशन बंदी कर दी गई, या आप ये कह लें कि सरकारी सतह पे या हुकूमती सतह पे तो राशन बंदी कर दी गई, लेकिन अवाम के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 1 लाख जो था वो ₹55 का इजाफा कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब ये जो ठीक 7 दिन के बाद या 8 दिन के बाद हम दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। और जब उससे अगले दिन यानी कि अगले हफ्ते जो था जब दोबारा उसको रिव्यू किया गया तो कहा यह गया कि नहीं जी अभी हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत को पहुंचना इस वक्त काफी दुश्वार हो चुका है, कीमतों में इजाफा इस वजह इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में इजाफा हो रहा है, और उसके अलावा जो फ्रेट है उसमें भी इजाफा हो चुका है, जिस वजह से हम जो है कीमतों को कम नहीं कर रहे। हाँ, अलबत्ता हम लेवीज और टैक्सेशन की जो मद है उसको हम बढ़ा रहे हैं। कीमतें तो पेट्रोलियम मसनूआत की वही रही हैं, लेकिन टैक्सेशन की अमाउंट और बढ़ चुकी है। अब मुझे एक जमाने में मुझे याद आ रहा है कि एक जमाने में इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो थे, बानी तहरीक इंसाफ जो थे, जब वो हुकूमत में नहीं थे, तो वो कैलकुलेटर लेके इस तरह के वाकयात के ऊपर या इस तरह के मामलात में
कैलकुलेटर लेके जो थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और हमें बताया करते थे कि एक्चुअल इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ये है पर बैरल की, और यहाँ से जो पैसे आप तक पेट्रोल या डीजल आप तक पहुंच रहा है उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, लेकिन उसमें से इतने गुना जो है वो टैक्सेशन हो रही है। और अब अवाम की जो चमड़ी उधेड़ी जा रही है उसमें पीपल्स पार्टी भी ऑलमोस्ट उतनी ही शामिल है, ये उतनी ही कसूरवार है जितनी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। क्योंकि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थोड़ा सा भी स्टैंड लेती तो यकीनी तौर पे कीमतें इतनी नहीं बढ़नी चाहिए थी। लेकिन खैर है, अब एक मसाइल हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो क्या बाकी दीगर जितनी भी मसनूआत हैं उनमें हमारी खुर्दोनोश की जो मसनूआत हैं, उसके अलावा हमारा फ्रेट है, ट्रैवलिंग है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, उनके अंदर भी एक बढ़ोतरी नजर आती है। तो उससे क्या होता है कि बहुत बुरी तरह महंगाई का एक तूफान जो होता है वो हमें नजर आता है, जो कि थमने का नाम नहीं लेता। और वो इतना खतरनाक तूफान है कि उसके सामने गरीब गुरबा जो है वो तो बिल्कुल तिनकों की तरह और खाक की तरह उड़ते हुए हमें नजर आते हैं। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की जानब से अगर हम देखते हैं तो खरीदा गया एक जहाज जो था वो भी बड़ा सुर्खियों का उसका में रहा, शामिल रहा। अगर पंजाब गवर्नमेंट ने वो जहाज खरीदा है तो साथ में जो है हमारी अपोजिशन है पंजाब की और वफाक की, उनके पास एक बहुत बड़ा एक पॉइंट आ गया और उन्होंने कहा कि जी पूरी की पूरी आपने पीआईए जो थी वो इतने की बेची। फर्ज करें उन्होंने कहा कि आपने 10 अरब की पीआईए बेच दी और 11 अरब का आपने जहाज ले लिया, तो गरीब आवाम किधर जाए। और जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो साथ ही चीजें जो थी बहुत ज्यादा स्पीड से बाहर भी आई हैं। और इसके अलावा पंजाब असम्बली की अगर मैं बात करता हूँ तो तहरीक अल्तवा जो थी वो भी जो है वो एक पेश की गई। उन्होंने कहा कि एक हमारे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए, उन्होंने ये तहरीक अल्तवा जो जमा करवाई उसमें उन्होंने जो प्ली ली वो ये थी कि पैरा रूल्स जो हैं बेसिकली उनकी वायलेशन की गई है। और हुकूमत से अब जो उन्होंने टेंडर मांगा था, ये टेंडर उन तक जो उन्होंने क्लियर किया था उसके अगेंस्ट जो वहां पे जो कोटेशंस आई थी उनकी उन्होंने पूरी पूरी तफसीलात मांग ली हैं। उसके अलावा उन्होंने ये भी नहीं उसमें ये भी शामिल किया है कि जहाज की फी घंटा ऑपरेशन लागत जो है वो हुकूमत ने अभी तक नहीं बताई। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये यकीनी तौर पे होने भी चाहिए और किसी तरह से भी ये अवाम का हक है कि वो इस किस्म के खर्चे जो कि अवाम के पैसों से खर्चे किए जाते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पैसे, हमारे टैक्स के पैसे जो वो कहाँ पे लग रहे हैं, उनपे कुछ चीजें हैं। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये भी थी कि जहाज जो है वो कहा यह गया है कि ऑस्ट्रेलिया में मौजूद था, जबकि वजीर आला जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहबा जो है वो तो इधर पंजाब में मौजूद थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि अगर वो पंजाब के अंदर मौजूद हैं तो जहाज वहां पे क्या कर रहा था, अगर वो सर्विसेज के लिए गया था या मेंटेनेंस के लिए गया था तो उसकी भी तक कोई तफसील नहीं आई। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो केपीके में अवाम की सहूलत के लिए कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करता हूँ तो कंसेक्टिवली दिस इज द थर्ड टाइम, दिस इज गोइंग टू बी देयर थर्ड टेन्योर इन केपीके कि वो बिला शिरकत गैर जो है वो वहां पे हुकूमत कर रहे हैं। अभी तक पिछले 2 और ये तीसरा जो साल उनका चल रहा है, ये कि तीसरा जो उनका दौरे हुकूमत है, इसमें उन्होंने अब तक अवाम को क्या सहूलियात दी हैं शऊर से हट के। क्योंकि अवाम खाना खाती है, अवाम को रहने के लिए छत चाहिए, अवाम को सफर करने के लिए सड़क चाहिए, अवाम को इस्तेमाल अपने घरों में रात को रोशनी के लिए बिजली चाहिए, और उसके साथ अगर सर्दी है तो उसको ईंधन चाहिए अपने आप को गर्म कर रखने के लिए, अपने शहरों को, अपने अपने घरों को, और उसके अलावा दवाई चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। ये चीजें जो है हम इस पर डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो है क्या हुआ। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की थी कि सूबों में जो है उन्होंने सेफ सिटीज जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कैसे शुरू किए, कब तक कौन कौन सा सूबा जो है कहाँ तक पहुंचा। अलबत्ता हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं केपीके से, हमारे मेंबर सूबाई असम्बली, उन्होंने एक प्रोग्राम में मुझे खुद कहा था कि सोहेल अफरीदी साहब के बयान के मुताबिक या उनके कहने के मुताबिक जो है 1 जनवरी सन 2026 को सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है पेशावर में शुरू हो जाएगा। हम ये भी इसमें डिस्कस करेंगे कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा और उसमें अब तक कितनी चीजें जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। सेम कराची या सिंध के अंदर भी हम देखेंगे कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के दोस्त हैं, हम उनसे पूछेंगे कि वहां पे ऐसी कौन कौन सी चीजें हो चुकी हैं। डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात करते हैं तो पंजाब, मैं नहीं कह रहा, लेकिन
तमाम तर मीडिया, चाहे आप ये कह लें कि गिमिक्स है, उनकी जगलरी है, मीडिया मैनेजमेंट है, पंजाब इस वक्त अवाम को सहूलत देने के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, ये ट्रैफिक जो है, ये अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए पंजाब इस वक्त नंबर 1 है। क्या सिंध के अंदर भी यही कुछ चल रहा है? क्या केपीके के अंदर भी यही है? बलोचिस्तान के अंदर भी यही है? या बाकी जो हमारे दीगर सूबे हैं हम उनके अंदर भी ये सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा एक छोटी सी चीज जो मैं अपनी जाती है मैं उसमें ऐड करूंगा कि हैदराबाद का एक हाला नाला एक पुल है, वो गुज़िश्ता सन 2008 में जो कि बनाया जाना शुरू किया था, और आज 2026 हो गया, 18 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। अभी तक वो पुल जहां पे था वहीं का वहीं खड़ा है। उसको नाम उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद फ्लाईओवर का नाम दिया गया था। मैंने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे मैंने ये पोस्ट लगाई, और जिसके बाद मुझे जो वहां से गालियां पड़ी हैं, हमारे जो सिंध के जो दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाहने वाले हैं, मुझे देखने वाले, मेरे प्रोग्राम को सुनने वाले जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने मुझे बड़े टका के गालियां दी हैं कि भाई तुम होते कौन हो सिंध के बारे में इस किस्म की बात करने वाले। इस पे भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि वो बिल्कुल ही शजरे ममनुआ हो चुका है कि सिंध के बारे में बात न करें। इसी तरह केपीके के बारे में जब मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे वहां पर भी बहुत अच्छी तरह जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, मेरे जो पख्तून भाई हैं, उन्होंने भी मुझे काफी मेरे आड़े हाथों लिया, और खासतौर पे एक स्पेसिफिक जो माइंडसेट रखने वाले हैं उन्होंने तो मुझे चलें उस बात को छोड़ें, वो मेरा और उनका जाती मामला है। तो लेकिन अवाम कहां पर है? इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमें जो है स्टूडियो में ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो माजरत, मेरा इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी रीजन ये थी कि मैं ये चाह रहा था कि तमाम तर चीजें मैं आप लोगों के सामने एक दफा खोल के रख दूं, ताकि अवाम को भी पता हो कि उनके कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं फरक मरगूब साहब को मैं अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। फरक मरगूब साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ लाने का। उसके अलावा आपके हमारे साथ मौजूद है मिनहास हाशिर साहब। मिनहास हाशिर साहब जो है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन को के जो उसके ओहदेदार है, और पाकिस्तान जो है वो तहरीक इंसाफ को पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लेके अभी से कुछ देर में जो है वो काशिफ आजम साहब जो है वो जमात इस्लामी के केपीके से वो हमें जो है वो ऑडियो लाइन पे ज्वाइन करेंगे। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले, क्योंकि अभी मुस्लिम लीग नून के जो एमपीए हैं उन्होंने हमसे वक्त उन्होंने दिया भी था, और उन्होंने बड़ी ताकीद बल्कि उन्होंने खुद ताकीद की थी कि मैं जनाब इस प्रोग्राम के अंदर लाजमी शामिल होऊंगा, लेकिन वो इस अमर मजबूरी ये तो मैं कह रहा हूँ वो शामिल नहीं हो सके, लिहाजा उनकी सीट खाली है और वो आखिरी प्रोग्राम के एंड तक वो सीट खाली ही रहेगी। एनीवेज मैं फरूक साहब से बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। फरूक साहब, वफाक की अगर हम बात करते हैं सर, देखिए कि पीपल्स पार्टी जो है सर, उन्होंने तो हमेशा अवाम को सहूलत देने के लिए सर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए, अवाम को सहूलत देने के लिए उन्होंने पॉलिसीज बनाई, और लेकिन क्या आपकी सर बिल्कुल नहीं बनती या आपकी बिल्कुल सुनी ही नहीं जाती इस हुकूमत के अंदर कि जो अवाम को सहूलत देने के हवाले से वफाक के पॉइंट से? क्योंकि सर देखें, किसी को इमदाद देना, किसी के लिए अपना कोई छोटा सा जी ये फलाना ये रमजान पैकेज आ गया, ये जी मुहर्रम पैकेज आ गया, ये ईद उल फितर का पैकेज आ गया, ये ईद उल बकर का पैकेज आ गया, सर पैकेजेस से क्या कौमें चलती हैं सर? इस किस्म के पैकेजेस से कौमें हरगिज़ नहीं चलती। ये पार्टी के अंदर जब बात होती है, मैं बड़ा खुल के बात करता हूँ, बाहर पे भी बात करता हूँ, पार्टी के अंदर भी खुल के बात करता हूँ कि इस किस्म के पैकेज से हम भिखारी तो बना रहे होते हैं कौम को, लेकिन उनका जिंदा रहने का मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं कर रहे होते। ये हम जब तक सनतें नहीं लगाएंगे, जब तक हम एग्रीकल्चर को अपने स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, जब तक हम अपना एक इंडस्ट्रियल जोन जो हमारा हमेशा से टारगेट रहा है, और इसको नूर लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया था कि मोटरवे के अलॉन्ग सनती जोन बनेंगे, ये होगा वो होगा वो होगा। खैर उन्होंने तो मेट्रो पे ले जाके खर्च कर लिया सारा, और ऑरेंज ट्रेन पे जाके खर्च कर दिया। तो इससे वो सनती जोन जो थे हमारे, जिससे हमारी रोजगार के जराए बढ़ने थे, जी उनको उन्होंने बुरे तरीके से डैमेज किया। अभी आपने पहले शुरू में जिस जहां से आपने शुरू किया था वहां से हम शुरू कर लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि आपने एजुकेशन की बात की थी पहले, कि ये एजुकेशन का क्या सूरत हाल है पंजाब में और सिंध में और यहाँ।
पंजाब में मैं आप पहले भी एक दफा कर चुका था कि यहाँ पंजाब में तकरीबन 40,000 के करीब स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के। सही। और लेकिन यहाँ 13 करोड़ आबादी है। सिंध की आबादी है आपकी कोई 6 करोड़ 6.5 करोड़ या 7 करोड़ है। अब वो फिगर ही हमारी मैच नहीं करती। कराची को उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, उनकी आबादी काउंटिंग में बड़ा फर्क आ रहा है। तो वहां पे 39,000 स्कूल हैं गवर्नमेंट के सिंध में। ठीक है, गवर्नमेंट के। और पंजाब में 40,000 स्कूल हैं। और पंजाब में बेड लक हमारी बदकिस्मती कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले कोई 8-10 साल से एक नया तरीका वारदात शुरू किया हुआ है कि पहले इन्होंने ग्रुप्स बना के एनजीओ के हवाले करने शुरू किए स्कूल। अब ताजा तरीन जो आपके इल्म में भी आ गई होगी बात कि अब ये कह रहे हैं कि जी ज़कात के ऊपर स्कूल चलाएंगे। दुनिया के किसी मुल्क में ज़कातों के ऊपर स्कूल चलते हैं। ये नून लीग को थोड़ा सा शर्म महसूस करनी चाहिए कि अगर ये जहाज ना खरीदते 11 अरब का, और ये मियां शहबाज शरीफ साहब, मैं बड़ा माजरत के साथ वज़ीर आज़म है और हम उनको तस्लीम करते हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं कि भाई करें कुछ कर लें। 5 साल हम आपके साथ पूरी तरह खड़े हैं ताकि आप एक्सक्यूज ना कर सकें कि हमें ये टाइम नहीं दिया गया, हमें ये मौका नहीं दिया गया, हमारी टांग खींची गई, हमारी लात खींची गई। तो उनको पूरा मौका दिया गया और उनको पूरी सपोर्ट दी गई। लेकिन वो 70 दौरे कर चुके हैं, 70 से ज्यादा दौरे कर चुके हैं बैरून मुल्क के। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। एमओयू साइन करते हैं, वो जाते हैं एमओयू साइन करते हैं, वो आज तक कोई मैच्योर नहीं हुआ एमओयू। 3 वो पीछे एक टेबल के ऊपर खड़े हो जाते हैं, वहां साथ उनके वो एक लश्कर जाता है वज़रा का और उनके अजीजों का, वो सारे पीछे खड़े हो जाते हैं और तस्वीर कशी होती है और उनके घरों में वो तस्वीरें शायद लग जाती हैं कि जी हम फलाने वज़ीर आज़म को मिले, हम फलाने सदर को मिले, हम फलाने को मिले, हम फलाने को मिले। लेकिन वो एमओयू आज तक मेरे इल्म में नहीं आया। मैंने कुछ काफी तहकीक करने की कोशिश की कि जी अज़रबैजान भी गए, कुवैत भी गए, कतर भी गए, ये सऊदीया भी जा रहे हैं, हर जगह पे जा रहे हैं, रोज अमेरिका भी रोज। सर वैसे आपस की बात है उसमें सर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी तो सर पूरे का पूरा अमल दखल शामिल है। देखिए वो बिलावल साहब जब गए थे वो आपका क्राइसिस था फॉरेन अफेयर्स का। वो पैसे आ गए, वो पैसे आ गए। कब आए सर? वो कुछ न कुछ वो पूरी तरह एक काम कर सर, उसरा नहीं आए। इस तरह कर लेते ना सर, जब ये फ्लड हुआ, रेन इफेक्टेड फ्लड, जी उसी की बात करो, उसी के आ जाते ना, हम जरा स्पेसिफिक हो जाते। मैं स्पेसिफिक, आपने छेड़ दिया, मैं तो वहीं आ रहा था। मैं वो उसी के गुजार था। वो सर कितने पैसे आए कि वो उसके ऊपर वादे लोगों ने कोई 12 से 13 अरब डॉलर की किए थे। हाँ। उसमें से कोई 1 अरब डॉलर के करीब पैसे आ चुके हैं मुख्तलिफ वक्फों में। ठीक है, जिससे वहां पे हाउसिंग का प्रोजेक्ट जिसमें कोई 10 लाख से ज्यादा घर बन के उनके कागज, उनके मालकाना हकूक दिए जा चुके हैं, उनकी चाबियां दी जा चुकी है। इसमें कोई मुबालगा और कोई झूठ नहीं इसमें, क्योंकि सर उस चीज को तो सर मैंने भी हाईलाइट किया, मैं भी अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया। और खासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी सर जिस तरह जाके उन लोगों के साथ बैठे, उनके चारपाई पे बैठे जाके, उनके साथ घरों में जाके उनके हाथों में दिए, वो तो हो गए। लेकिन सर ये तो हो गया। मेरा सर पूछने का क्वेश्चन सर ये है कि क्या तहरीके अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक के किसी भी मसाइल को हल करने के लिए क्या उसने उनकी जानब से कोई प्लान अभी तक सामने आया है? क्या उन्होंने उनको इसको फोर्स किया है कि नहीं, अवाम को सहूलत देने के लिए ये चीजें करना लाजम है? हम हर चीज के बारे में उनको राय देते हैं। ठीक है, हम ब्लैकमेलिंग हरगिज नहीं करते कि आपने ये ना किया तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। ब्लैकमेलिंग तो नहीं होनी, हम ब्लैकमेलिंग बिल्कुल नहीं करते। ये पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक उसूल रहा है कि जिसको भी इख्तिदार का मौका मिलता है, जैसे भी मिलता है, फॉर्म 47 से मिलता है या फॉर्म 45 से मिलता है या आरटीएस से मिलता है या जिस भी तरीके से जिससे भी मिलता है, जैसे भी मिल गया उनको वो मौका वो उसको अवेल करें, उसके ऊपर डिलीवर करें। सही है। बदकिस्मती ये कि ये डिलीवर नहीं कर रहा है। ये अब ये जहाज ही है, वहां क्या इस पे हम बाद में बात कर लेते हैं। मेरे साथ क्योंकि बैठे हुए अपना तहरीक इंसाफ के हमारे जो दोस्त है राय मोहम्मद तकी अब्बास। सर देखिए, ये तो भी जो बातें हुई है राय तकी साहब की, लेकिन
केपीके की जानब अगर मैं देखता हूं तो जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की है कि इट्स कंसेक्टिवली थर्ड टाइम, और अवाम सर एजुकेशन के लिए पंजाब आती है, सिंध आती है, सेहत के चीजें लेने के लिए पंजाब आती है, सिंध आती है, कारोबार के लिए आप सर पंजाब सारा उनके पास है, सिंध कराची सारा उनके पास है। इसी तरह सर और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि 13 साल से ज्यादा अरसा आपके पास, चले 13 साल आपकी हुकूमत वहां पे है, लेकिन अवाम अभी तक जो डेमोग्राफिक चेंजेस सिंध या पंजाब की जानब थी सर, वो उसको बैक गियर नहीं लगा। आप ये कहते हैं कि आपने वहां पे दूध की नहरें बहा दी, आप ये कहते हैं कि वहां पे जो आपका सेहत का निजाम है दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा सेहत का निजाम है सर, हम मान लेते हैं सर इस बात को, लेकिन एक्चुअल में क्या नजर आ रहा है? आप पंजाब का सर चले पूरे सिर्फ उसको छोड़ दें, लाहौर के आप हॉस्पिटल्स आपके सामने, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आपको पख्तून भाइयों की तादाद अलग नजर आ जाएगी और बाकी जो पंजाबी जो यहाँ पे हैं उनकी आबाद तादाद अलग नजर आ जाएगी। सिंध के अंदर आप चले जाएं तो सर वो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर ये बताएं कि क्या ये चीजें जो हैं क्या सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल हैं, यानी कि आप ये कहें कि ये जगलरी है, नंबर्स की जगलरी है, या इसमें कोई हकीकत भी है सर? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने हमें हमारी नुमाइंदगी करने के लिए यहाँ पे बुलाया। अच्छा, अगर आप देखें तो जो सेहत का निज़ाम है केपी में सबसे अच्छा इस वजह से है कि उन्होंने सेहत कार्ड पंजाब में जो इमरान खान ने चलाया था वो इन्होंने बंद कर दिया। वो इस वजह से बंद किया गया कि वो जस्ट एक इमरान खान ने ही चलाया था। तो वो इमरान खान का एक मंसूबा था जिसे सर अगर बंद कर दिया गया, अगर बुरा ना बनाए ना तो मुझे एक मौका दीजिएगा सर। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किसने किया था? शहबाज शरीफ ने। इसको छोड़ मिला ही नहीं था सर। आप सर ना ऐसे ना करें सर, फैक्ट्स और फिगर के साथ वो बिल जबर नहीं करते होते, जो चीज है उसको मान लें, कोई इशू नहीं है सर। हमारे पास नून के बंदे नहीं है, मैं उनको भी रगड़ रहा हूँ और उनकी सीट खाली पड़ी हुई है सर। मैंने ज्यादा खुशी होती ना, लेकिन जो चीज जिसकी है उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और वो हाँ, आप ये कहें कि हम उसको आगे लेके बढ़े हैं, ये कहते हैं आप, हम मान लेते हैं सर। सेहत कार्ड उन्होंने नहीं दिया था, ये आप जहां पे भी देख लें। हाँ, अस्पताल में उन्होंने मुफ्त अद्वियात दी थी कैंसर की, जो जिना हॉस्पिटल में मिलती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो भी ब्लैक होना शुरू हो गई। वो अवाम तक रसाई नहीं होती थी, वो सिर्फ एक पेपर वर्किंग होती। ठीक हो गया, आगे चले सर। और इमरान खान ने जितने भी मंसूबे किए हैं वो अवाम की पहुंच तक, अवाम के जो रसाई है सर, 5 मंसूबे बता दें अवाम के रसाई के जो आप लोगों ने अभी तक दे दिए। हेल्थ का उसको छोड़ दें, ये तो सर जिससे पूछेंगे पहला हेल्थ ही आएगा, उसके अलावा 5 बताएं सर, उसके अलावा 5 बता दें। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर उसका बहुत अच्छा हो रहा है। किसका सर? इमरान खान के दौर में मंसूबा भी उसका ही था, ये जो आपके गुलबर्ग से नीचे। सर मैं केपीके के ऊपर आ रहा हूँ, उसके बाद नीचे आता हूँ। आप केपीके में है ना सर? केपीके में भी देखे ना, जो पुलिस है वो नॉन पॉलिटिकल हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद उधर जो बजट है इन्होंने 500 अरब रखा है और उन्होंने 1500 अरब जो सा वो किस चीज का बजट, टोटल ओवरऑल बजट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और केपी ने जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना सनत भी बहुत अच्छी की है। आप विजिट कर सकते हैं। सनत कौन सी सर? जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जितनी है वो केपी से पैदा हो रही है। नहीं, ये तो उसमें आपका तो कोई अमल दखल नहीं है ना, वो तो मैं खुद वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता रहा हूँ, उसको आप छोड़ दें। इमरान अहमद खान नीयाजी साहब ने, इमरान खान ने डैम बनाए थे ना छोटे छोटे, वो इमरान खान के दौर में बने थे ना। 350 डैम थे, कितनी बिजली? डैम थे, 450 डैम थे। मरहूम साहब याद रखिएगा, 350 नहीं 450 डैम थे। मेरे यूएसबी में मौजूद है। आपकी यूएसबी, मेरी भी यूएसबी में 450 डैम से। सर मुझे ये बताएं कि अब तक कितनी बिजली केपीके से नेशनल ग्रिड के अंदर शामिल हुई है सर? सर जितनी मैक्सिमम जितनी बिजली है वो आपको केपी से इधर आ रही है। आपको मेरी बात समझ नहीं आई सर। आप नहीं सर, आपको वो वफाक ने बनाया। अभी भी वफाक का मकरूज है, वो सर बिल ही नहीं अदा कर रहा। कौन इसका वो मसला अली अमीन गंडा के दौर में भी पड़ा रहा था। इनसे उन्होंने मांगा कि जनाब आप हमारे जो बिजली के इतने अखराजात हैं, जो वफाक उसका मकरूज है वो दे ही नहीं रहा। सर मरहूम साहब इधर, हाँ जी सर, रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। चाहूंगा इनकी खिदमत में कि सिंध में बिजली हाइडल से थर्म जो हम उससे हम कोई 2200 या 2300 मेगावाट बिजली उससे नेशनल ग्रिड को दे रहे हैं। जी सर, बिल्कुल दे रहे हैं। 6000 के करीब हम
थरकोल से दे रहे हैं बिजली, जी सर, जो 12-13 रुपए पर यूनिट के हिसाब से फैसलाबाद में जा रही है और दूसरी इंडस्ट्री में जा रही है। बिल्कुल है। केपीके में कोई सिफर एक इन्होंने बीआरटी बनाई थी जो 25 मरतबा तोड़ के बनाई गई और अभी तक शायद मुकम्मल नहीं हुई। वो क्रॉसिंग नहीं होती कहीं पे, उसके वो एक्सीलेटर नहीं है कि पुराना एक सर्वे अभी तक चल रहा है। वो क्या आपने उठाए, वो मेरे भाई इससे आगे निकले ना, नहीं, उससे आगे है ही कुछ नहीं, हम वही खड़े हैं। अब आप सर वो बात कर रहे हैं ना, हम उन्होंने आपको क्रॉस नहीं किया ना, क्रॉस टॉक नहीं की ना, जब वो अगर आपको वो क्रॉस टॉक करेंगे तो आप भी कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत होगी। लेकिन अब वो बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं, उसके बाद फिर आप जितना मर्जी बोल लीजिएगा सर। अच्छा, दूसरा जो ये सेहत कार्ड की बात कर रहे थे, आपने भी वजाहत की, मैं बिल्कुल वजाहत के साथ दोबारा, मैं नून लीग के साथ सख्त इख्तिलाफ करता हूं, आपके इल्म में होगा कि, लेकिन ये 2009-10 में शहबाज शरीफ ने सेहत कार्ड इशू किया था और ये बाई डिस्ट्रिक्ट आ रहे थे। डीजी खां से शुरू किया, डीजी खां, राजनपुर, जामपुर, और फिर अगले फेज में फिर अगले 3-4 सिटीज लेके आए, फिर उसके बाद अगले सिटीज लेके आए। इस तरह घूमते घूमते ये पंजाब में ऑलमोस्ट उन्होंने लागू कर दिया था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसका मैं उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करता हूं, मुकम्मल अप्रिशिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस तरह इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह होना चाहिए था। आप हॉस्पिटल में गए, आपका शनाख्ती कार्ड या आपका हेल्थ कार्ड बन गया। बिल्कुल ऐसे। अब मैंने खुद अपनी सिस्टर इन लॉ का 3 सर्जरियां, मेजर सर्जरियां कराई, मैं 1 रुपया नहीं ले सका। उन्होंने कहा ये अस्पताल पैनल पे नहीं है, बाहर लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जी ये सेहत कार्ड का काउंटर है, लेकिन अंदर वो कह रहे हैं कि जी ये डॉक्टर जो है ये हमारे पैनल पे। मैं नहीं, मुसीबत में फंस गया और हमने पे किया और क्या। इसलिए ये सेहत कार्ड वाला दोनों पार्टियों की तरफ से कोई ऐसा नहीं था, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी को ज्यादा हासिल है। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सिंध में जाएं आप और आपके यूरोप में आप चले जाएं सर, बिल्कुल ऐसे। जैसे वो कहते हैं ना, हर पाकिस्तान के जितने भी मसाइल हैं उनका हल जैसे जमात इस्लामी है, तो अभी जमात इस्लामी के भाई भी हमारे पास आ जाएंगे सर, उनसे भी बात कर लेंगे। अभी आपने जो बात की उसके मुताबिक तमाम तर मसाइल का हल जो है वो सिर्फ पीपल्स पार्टी है। अच्छा चलें, ये तो हो गया सर। देखिए राय अपना तकी, राय मोहम्मद तकी, मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि आपने तमाम तर सहूलियात जो थी सेहत कार्ड की आपने अपने लोगों को दे दी। आपने कहा जी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त गुड करके बना लिया, हम मान गए सर। लेकिन सर बात यह है कि जो इनिशिएटिव लेने चाहिए थे हॉस्पिटल्स के लिए, अवाम को सहूलत देने के लिए, जो लोगों की टेंडेंसी है व्हाई दे आर टूवर्ड्स सिंध और पंजाब। मेरा क्वेश्चन सिंपल है सर, ये मेरा वो, आप मत ये समझिएगा कि मैं आपको टीज कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कि टेंडेंसी टूवर्ड्स जो है पंजाब या टूवर्ड्स सिंध, ये मरीजों की क्यों कम नहीं हो रही, पहली बात। और दूसरी, जैसे आपने कहा कॉटेज इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्री जो है वो अपना केपी के अंदर बहुत अच्छा फ्लरिश कर रही है, तो जो बिजनेस ओरिएंटेड लोग जो यहां पे बैठे हुए हैं, जिनकी आने की टेंडेंसी पंजाब और सिंध की तरफ है, ये मरगूब साहब भी बैठे हैं, इनको भी ये आपको अच्छी तरह बताएंगे सिंध के कितने कितने एरिया में पूरे ऑलमोस्ट गोट जो है वो हमारी पश्तून आबादी की है सर। मैं बिल्कुल वाजे करके बताता हूँ, अगर आप मेरे से मुझे उसके बाद फिर आप इस पे जवाब दीजिएगा। ये स्टैटिक्स की बात करो, मैं कोई सियासी फिक्रा नहीं कह रहा। ये आपका स्टैटिक्स रिपोर्ट जो पिछले 2016 या 17 में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक कराची में हर साल, अब ये तादाद कहां पे पहुंची होगी ये बात की बात है कि हर साल एवरेज जो निकाल रहे थे वो 15,000 लोग केपीके से इनपुट थी, केपीके से नहीं जी, केपीके से और पंजाब से वहां पे मुस्तकिल सेटल हो रहे थे कराची के अंदर। ठीक है, लुट गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया कराची जो है। वह हर साल 15,000, आज से 8 साल 9 साल पहले लोग जा रहे थे। आज वो तादाद कहां पे पहुंची है, ये शायद वहां पे आप देखेंगे वहां पे तो जगह कोई नहीं रह गई, जिस तरह लाहौर में कोई जगह नहीं रह गई, वहां पे भी जगह कोई नहीं रह गई कि बाहर से आबाद आने वाले लोगों ने हर जमीन हर चीज परचेज कर ली। वहां पे उन्होंने डीएचए बन गए, वहां पे बैरिया बन गए, वहां रहने के लिए जगह तो आपने खुद बनवाया ना। नहीं, आबादी के हिसाब से बात करें ना, आपको मलक रियाज वाला खाता। सर मैं मलक रियाज से थोड़ा सा हटके सर, मैं वो साढ़े 6 करोड़ के मतलब सेटलर की बात करूं कि सेटलर की तादाद में जा रहा है कि वहां पैर रखने की आपको जगह नहीं। ठीक है सर, एक चीज इसमें आप बुरा ना मनाइएगा सर, मैं एक चीज ऐड कर दूं आपकी, उसमें माजरत आपके पास मैं आता हूं। मेरा सारा टाइम आप नहीं, मैं आपको टाइम पूरा मिलेगा, आपको पूरा टाइम मिलेगा।
सर देखिए, जो सेटर जाता है वो डीएचए में या बहरिया में घर नहीं बनाता, वो एक मेहनत कश होता है, वो अपनी मेहनत के वहां पे जाके कमाई करता है। अगर केपीके से भी जो लोग आते हैं या बलोचिस्तान से लोग आ रहे हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, वो डीएचए में या बहरिया में जाके अपना घर नहीं बनाते। वो और लोग हैं जो सरदार लोग हैं या यहाँ से बड़े लोग जाते हैं। जी सर, आप राय तकी आप सर काइंडली आप अपना मुझे जवाब दीजिएगा सर इसका। अच्छा सर, पहले आपने बात की कि टेंडेंसी जो अब मैंने सनत के वाले से बात की थी कि केपी में हो रहा है और वो हो रहा है। अब आप उसके बस पंजाब में देखें तो आपका जितना सनतकार है, खासकर कपड़े की जो मिल्स हैं, वो सारी इस टाइम 100 अबव बंद हो चुकी हैं। ठीक है, लोग अपने अखराजात ही नहीं पूरा कर पा रहे। मैं इससे पहले एक स्पिनिंग मिल में था, जब खान का दौर था, कोरोना भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में मैंने खुद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जॉब की है। ठीक है, और उस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही थी। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से जब खान साहब का धर्म तख्ता किया गया, पीपी का एक बहुत बड़ा किरदार है, वो कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी, वो इस वजह से मानना पड़ेगा कि वो मफामत के बादशाह हैं। उन्हें पता कि इक्तदार लेने के लिए किसके साथ कैसे मफामत करनी है। ठीक है, पॉइंट पे तो कहने का मकसद है कि इन्होंने आके सिर्फ अवाम पे जो अवाम की जेबों पे बोझ डाला। अब भी आप देख लें, इंडस्ट्रीज बंद है, टेक्सटाइल बंद है, हाँ। और उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज आपकी बिल्कुल तबाह हो रही है। ठीक है, लोगों के पास इस टाइम खाने के लिए वो चीजें नहीं है। अब इन्होंने नया एक फैसला किया कि हम जो है ना ज़रूरी अजनास जो है वो बाहर हम दुबई वगैरह एक्सपोर्ट किया करेंगे, लेकिन हम अपनी आवाम को नहीं देंगे। जी सर। तो सर ये बात का जुल्म हो रहा है। आज मैं इस बात में कुछ इनकी थोड़ी सी तायीद भी करना चाहूंगा कि मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ही नेगेटिव जा रही हैं इस मुल्क के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर है, इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मैं इसकी तायीद करता हूं कि कॉटन हमारी मेन एक्सपोर्ट, वो तो सर इस वक्त तो खत्म हो वो चुका है, उसको इन्होंने इस पूरे तरीके से क्रैश किया है। उसके बाद सेकंड हमारी एक्सपोर्ट थी फ्रूट की, जिसमें आम शामिल थे। फ्रेश फ्रूट, आम हमारा वो सारा मुल्तान नहीं, आप तो सरगोदा की तरफ जा रहे हैं, सरगोदा साइड अभी नहीं बच गई है अभी तक उनकी नजरों से। मुल्तान और मुल्तान के नवाई इलाके सारे वो हाउसिंग स्कीमों के जद में चले गए, और पाकिस्तान की बेहतरीन एक्सपोर्ट जो थी वो आपने किल कर दी। और ये कॉटन की जो मैं पहले बात कर रहा था, कॉटन के सबसे ज्यादा, मैं एक दिन जरदारी साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बड़ा एक मेरे इल्म में इजाफा किया कि भाई, मैं वो जो पानी लाने की बात कर रहे थे, जी बिल्कुल वहां से वो कह रहे थे कि मैं चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान में कॉटन का किया जाए। उसकी वजह उन्होंने एक बताई, मैं बड़ा हैरान रहा, मेरे लिए बड़ा नई बात थी वो। उन्होंने बताया है कि जो ये हमारी ज़रूरी जमीन है जो पंजाब की और सिंध की, जहां पे कॉटन होती है, उसमें पानी होता है मिट्टी में। हाँ जी, तो उस पानी की वजह से उसका जो कॉटन का फूल होता है वो छोटा होता है और वो ब्राउनिश होता है, हल्का सा। लेकिन आप पथरीली जमीन को जिस वक्त पानी देते हैं, उसमें जो ये कॉटन उगती है, उसका फूल बहुत भारी होता है और वाइट होता है। तो मैं उसमें जो उसका जो थ्रेड है वो भी बड़ा होता है, वो बड़ा होता है, वही बता उसका फूल बड़ा होता है। तो इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट को इस तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो है ही नहीं। सर अगर आप तो ये बात कर रहे हैं ना सर, देखिए वो तो ये तो फिर आपने वो जो गैस पाइपलाइन जो ईरान के साथ थी वो भी जो अभी तक रुकी पड़ी है, चले ठीक है, कहा तो ये जाता है कि वो ईरान वाली साइड पे तो मुकम्मल हो चुकी है, और यहाँ से अभी तक जो है हमारे ऊपर हम अल्लाह करे आने वाले दिनों में जो इस वक्त सिचुएशन जो है मशरक़ वुस्ता की बनी हुई है, तो हमारे ऊपर से वो जो एक जो आयरन क्लाय जो है, जो एक लोहे का जो पंजा हमारे सर में जकड़ा हुआ है, शायद वो कहीं आगे पीछे हो तो वो हम उससे भी कुछ थोड़ा सा बेनिफिट ले सकें, और उसके बाद जो है वो आगे से भी चीजें हैं। लेकिन अभी इसमें राय था कि इसके अंदर अगर मैं जो आपने जिस बात की है एजुकेशन के हवाले से, आपने कहा कि जी आप सबसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अवाम को सड़कों के अगर हवाले से बात करते हैं तो आपने फौरन कहा कि नहीं जी ये तो बड़ा पुराना इशू है। इसके अलावा सर मुझे बताया कि कितनी एक 22 किलोमीटर की एक टुकड़ा आपने खुद बनाया था, उसके बाद बाकी तो वो नेशनल अपना वो वफाक ने बनाया मोटरवे का। उसके अलावा सर अवाम को सहूलत देने के लिए, सफर की सहूलियात देने के लिए सर कौन कौन से मंसूबे जो है वो आपके सारा जी
जी जी, आप केपी विजिट करें। सर मैं करता रहता हूं। मैं खुद करके आया हूँ माशाल्लाह। आप देखें कि पहले से बेहतर, काफी बेहतरीन सड़कें हैं, कारपेटेड रोड हैं। अच्छा, मोटरवे से हट के शहरों में भी, देहातों में भी हाँ, ऐसी सड़कें बनाई हैं कि आप आरामदेह सफर कर सकते हैं। मैंने तो विजिट किया है ना। कब किया सर आपने लास्ट टाइम? मैंने ये लास्ट टाइम मुझे कोई 3 मंथ्स अगो मैंने ठीक हो मैं गया, गया हूँ। ठीक हो गया। ये जब आए थे सुहेल अफरीदी साहब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मैं तब भी गया था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा, पहले से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। सबसे बड़ी बात ये पता क्या है, उन्होंने जो सड़कों से हट के जो हमारा मुल्क का, आपको पता मौला अली अलैहि सलाम का फरमान है कि मुल्क का जो दारो मदार है ना, वो अदल इंसाफ पे है। ठीक है, और अदल इंसाफ होगा तो बेहतरीन रोजगार भी नीचे ग्राउंड रूट्स पे डिवाइड होगा। ठीक है। और जब आपके मुल्क में अदल इंसाफ नहीं ना होगा, आपके इदारे या आपकी जो खासकर जो मेरी पुलिस है पंजाब, वो माजरत के साथ इस टाइम पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं, आपकी पुलिस तो है ही नहीं ना, वो तो लेकिन हम फिर भी देखें ना, हम शहरी हैं, क्योंकि हमारे मौला ने फरमाया जो वक्त का हुक्मरान होता है उसकी ताबेदारी जो है उसकी इताअत करनी चाहिए। हाँ जी, हमारे आप मरीम नवाज शरीफ की इताअत करते हैं अगर आप पंजाब में हैं? मैं देखें मौला के फरमान को देखा जाए तो क्या आप क्या करते हैं, क्या आप नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की इताअत करते हैं? सर इताअत करना, देखें इताअत ये कि हमने उन्हें दी, सबको पता है कि वो फॉर्म 47 छोड़ दे, इसको छोड़ दे। मैं अभी मेरे पास अभी एक थोड़ी देर पहले भी एक मेरे दोस्त ने वीडियो भेजी है वो हफीज नियाजी साहब की, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जब ये इलेक्शन हुआ था जिसके अंदर आप वजीर आजम बने थे और 8 बजे जिस तरह तमाम के तमाम टीवी चैनल्स को एकदम इकट्ठा ऑफ एयर करके और जो ऐलान करवाए गए थे जबरदस्ती, उसको छोड़ दे सर। जब आप वो हम शॉपर खोलेंगे ना तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, आपने अभी मुझे मौला अली का फरमान आपने सुनाया और उसके बाद आप तोहमत भी लगाते हैं अपने हुक्मरान के ऊपर, चाहे वो जरदारी साहब हो। निशानदेही तो करनी चाहिए सर, निशानदेही का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपको हजरत मौला अली के कानून के उस कौल के मुताबिक मौला अली के कौल के मुताबिक आपको सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी ही एक्सेप्टेबल है? सर देखें, जो भी वक्त का हुक्मरान होगा हम उसकी अतात का मतलब वो जो फैसले कर रहा है, जो गलत कर रहा है, हम उसको उजागर करेंगे। अच्छा, लेकिन एक होता है बगावत करना। हाँ, बगावत यह होता है कि आप उसके दुश्मन बन जाए। अच्छा, आपने बगावत नहीं की? हमने बगावत आपने मरीम के खिलाफ बगावत नहीं की? आपने अपने पंजाब में मरीम के खिलाफ बगावत नहीं की? आपने सिंध में जो उनके पीपल्स पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं की? आपने सेंटर में जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत नहीं की? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मां सिवाय केपीके के आप बगावत किसको कहते हैं? सर मतलब ये कि आप उनके अगेंस्ट अगर जाते हैं और जाके आप वहां पे धरने देते हैं या उनके खिलाफ आप बातें करते हैं, सर वो बगावत नहीं होती। वो शायद ये हमें भी ये चीज समझनी चाहिए और जो सुनने वाले हैं उनको भी ये चीज समझनी चाहिए। ये बगावत नहीं होती, ये हम उन्हें समझा रहे होते हैं कि जनाब ये जो आप ये नॉन पॉलिटिकल एक्ट कर रहे हैं और जो आप म्यार से नीचे जो कि हुक्मरान आपने कहा कि म्यार, हुक्मरान के म्यार से गिरी हुई कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। आपका एक प्रेसिडेंट सेट हो चुका है इमरान अहमद खान नियाजी साहब का, बेसिकली आप उसको देखते हैं उसके बाद बात कर रहे हैं। जी सर पता नहीं अतात और उसको किस चीज को ये कहते हैं। 9 मई इन्होंने किया, 5 मई इन्होंने किया, 28 मई इन्होंने किया, और हमें पता है आप तभी तो रगड़े और फौजी तसीबात के ऊपर हमलावर हुए, ये रियासत के ऊपर हमलावर हुए। हम तो हम फांसियों के फंदों तक गए पीपल्स पार्टी वाले। आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि वो अभी तक जो है ना मैं ना मानू वाली बात। हाँ अलबत्ता ये है कि शऊर जो है वो तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल दे दिया हमें इस वक्त सबसे ज्यादा। सर मैं आपकी बात सर सॉरी वक्त की कमी। जी सर, आखिरी फिक्रा। जी सर, शऊर अगर किसी को गैर मुनासिब अल्फाज, मैं बेहतरीन लफ्ज इस्तेमाल करूं तो गैर मुनासिब अल्फाज के साथ किसी को पुकारना अगर शऊर है तो फिर ये आपका पॉइंट है। नाजरीन आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी पंजाब की जानब से, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद नहीं थे लिहाजा अब उनका हम वर्जन नहीं ले सके, लेकिन सिंध ने और केपीके ने आपका अपना वर्जन दे दिया। और दूसरे बाकी जो सूबे थे उनके जो थे आज पता नहीं शायद या कुछ रमजान का, क्योंकि आखिरी बिल्कुल दिन चल रहे हैं तो शायद उनकी मसरूफियत है, वक्त दे के भी हमारे मेहमान जो है वो प्रोग्राम में नहीं आ सके। खैर है नाज़रीन, आप इंशाल्लाह जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।